Hello everyone, my name is Kajal Rotela. I am a biology teacher here at SASG Education Hub, and this is the sixth part of our series Life Processes. In the last video we see how nutrition takes place in human beings, and in that video we covered the first two steps of nutrition in human, which is ingestion and digestion. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा किस तरह से ह्यूमन में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, और उस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में होने वाले जो पहले दो स्टेप है विच इज़ इंजेशन एंड डाइजेशन, उनको कवर किया था. तो एक बार हम क्विकली जितना हमने पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 3 स्टेप्स की तरफ. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ह्यूमन हमारे पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला पार्ट आता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरी आती है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इट्स अ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब. ये स्टार्ट होती है हमारे माउथ से और एंड होती है एनस पर, और इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है, एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एंड दे आर सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास. हमने देखा कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें हमारा सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा माउथ, जिसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं. माउथ के बाद एक ट्यूब आती है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिसको आप ईसोफेगस बोलते हो. ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. ईसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है. आफ्टर स्टमक हमारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन देयर इज अ रेक्टम एंड एनस. तो जैसे ही हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं वहीं से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है. हमारे माउथ में फूड का फिजिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन दोनों होता है. फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड होता है विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज़ कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज. और वो जो सलाइवरी अमाइलेज होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे सलाइवा में. सलाइवा सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड. तो हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है सलाइवा. सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज. ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड माल्टोज इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. इतना जब डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है तो उसके बाद ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ये स्वेलो करते हैं हम, और ये फूड आता है हमारे ईसोफेगस में. हमारा जो ईसोफेगस होता है ये कैरी करता है इस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को टुवर्ड्स आवर स्टमक. तो हमारे स्टमक तक जो इस खाने को कैरी कर रहा है वो हमारा ईसोफेगस है, और ये जो ईसोफेगस के द्वारा हमारा खाना हमारे स्टमक तक पहुंच रहा है इसके पीछे कुछ मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था कि हमारा जो ईसोफेगस होता है उसकी जो वॉल होती है दैट इज़ मस्क्यूलर. तो ईसोफेगस की जो मस्क्यूलर वॉल होती है उसमें ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चल रहा होता है. इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण फूड का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और वो जो मूवमेंट हो रही है उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब जब खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है तो उसके बाद हमारे खाने का फर्दर डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है. हमारा जो स्टमक है इसकी जो इनर वॉल होती है वहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक की इनर वॉल में प्रेजेंट होती हैं वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ केमिकल्स, एंड दे आर HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. हमने देखा था कि HCl के 2 काम होते हैं. इट हैज़ 2 फंक्शंस टू परफॉर्म. द फर्स्ट फंक्शन इज़ टू किल बैक्टीरिया और जर्म्स दैट एंटर इन आवर स्टमक विथ फूड, और दूसरा काम होता है हमारे HCl का टू क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम पेप्सिन. तो ये HCl क्या कर रहा है, ये HCl हमारे स्टमक में फूड के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वगैरह आए हैं उनको किल करता है. इसके साथ साथ हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम ये क्रिएट करता है पेप्सिन एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए. अब ये जो पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है ये ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन को. तो हमने यहाँ ये भी पढ़ा था कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में या पूरी एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक वो साइट होती है जहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है. और इसके बाद हमने देखा था कि जो म्यूकस हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है उसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ HCl. हमारे स्टमक को HCl के हार्मफुल एक्शन से बचाने के लिए म्यूकस जो है वो काम आता है.
ठीक है। अब इतना कुछ हमारे स्टमक में हो जाता है तो उसके बाद ये जो खाना है, ये जो खाना जितना भी टूटा है, ये टूटा फूटा खाना अब पहुंचता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे तक। अब जब ये खाना हमारे स्टमक से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो इस खाने का फर्दर डाइजेशन होता है। अब सबसे पहले ये जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है फ्रॉम स्टमक, ये खाना एसिडिक होता है और दिस फूड रिसीव द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। ये खाना 2 ग्लैंड का सिक्रीशन रिसीव करता है, जिसमें से पहली ग्लैंड होती है हमारी लीवर और दूसरी ग्लैंड होती है हमारी पेनक्रियास। तो लीवर का काम होता है बाइल जूस को सिक्रीट आउट करना, और वो बाइल जूस जो हमारा लीवर सिक्रीट आउट कर रहा है वो स्टोर होता है इनसाइड द गॉल ब्लैडर। फिर बाइल डक्ट के थ्रू ये जो बाइल जूस होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है। उसके बाद बाइल जूस की हेल्प से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया है उस खाने में जो भी फैट प्रेजेंट होता है उस फैट का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इसके साथ साथ जो दूसरा फंक्शन होता है बाइल जूस का वो होता है टू कन्वर्ट द एसिडिक फूड coming from the stomach into alkaline form so that pancreatic enzymes may act on it. Basically ये बाइल जूस क्या कर रहा है, जो खाना हमारे स्टमक से आया है वो एसिडिक है, उस एसिडिक फूड को ये एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ताकि पेनक्रियाज से सिक्रीट होने वाली जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स है वो उस खाने के ऊपर एक्ट कर सकें। अब हमारा जो पेनक्रियाज होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के पैरेलली और बीनीथ। So we can say it is a gland which is present parallelly as well as beneath our stomach. अब ये हमारा जो पेनक्रियाज होता है ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस। ये पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज़ होते हैं, पोर होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है प्रेजेंट, उस खाने के साथ इन पेनक्रियाटिक जूसेस में जो एंजाइम प्रेजेंट होती है जिनको आप पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बोलते हो, जिसमें अमाइलेज आता है, ट्रिप्सिन आता है, लाइपेज आता है, वो फर्दर उस खाने का ब्रेकडाउन करती है। बेसिकली अमाइलेज क्या करती है, अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट होता है या स्टार्च होता है उसका ब्रेकडाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और हमारे पास जो लाइपेज होता है वो ब्रेकडाउन करता है फैट को, इमल्सिफाइड फैट को। ठीक है। जब इतना कुछ हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अब ये खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, वहाँ से अब वो पहुँचेगा जेजुनम वाले पार्ट में, मिडल पार्ट में, और जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी इलियम वाला पार्ट होता है, वहाँ पर अब ये खाना पहुँचता है। अब हमने देखा था लास्ट हमारी जो वीडियो थी या जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि हमारी जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर प्रेजेंट होती है कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एंड दोज इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस। उन इंटेस्टाइनल जूसेस में प्रेजेंट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम, उन एंजाइम की हेल्प से कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। यानी जितना भी खाना हमने खाया था उसका लास्ट में जो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी उस खाने में हमने जो भी खाना खाया था उस खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता था इनटू अमीनो एसिड, एंड फैट जो था वो कन्वर्ट हो जाता था अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जिसको आप बोलते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो यहाँ पर हमने लिखा है दिस साइड, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। हमारे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो न्यूट्रिएंट्स अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, अपनी उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं जिस फॉर्म में हमारे बॉडी के सेल्स इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो डाइजेशन का प्रोसेस ओवरऑल हो चुका है और हमने देखा किस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में हुआ। तो यहाँ पर एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती हैं जो ओवरऑल डाइजेशन के प्रोसेस को जो है फैसिलिटेट करती है या इंक्रीज़ करती है, या जिनकी प्रेजेंस के कारण ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो पाता है। तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो तीसरा स्टेप हमारा न्यूट्रिशन का होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का स्टेप। तो हम समझते हैं कि हाउ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो आफ्टर डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अब समझते हैं एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल that they can pass through the wall of small intestine which contain blood capillaries and go into our blood, and this step is called as absorption.
अब जितना भी हमने खाना खाया था, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड थी, वो अब अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट हो चुका है। अब होता ये है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुका है, वो बहुत स्मॉल है साइज़ में, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को ईजिली क्रॉस कर पाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को ईजिली क्रॉस करके ये सीधे सीधे पहुंच पाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो वो प्रोसेस जिसमें ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल सी कि किस तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अच्छे से हो पाता है। तो देखिए होता क्या है, होता ये है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट है जहाँ पर खाने का डाइजेशन हुआ। एट द सेम टाइम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट भी है जहाँ पर हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब कैसे होता है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, इन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट एंड दे आर कॉल्ड एज विलाई। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, मान लीजिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज़ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटरनली अंदर से कुछ ऐसी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें बोला गया है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो इनर सरफेस होती है, वहाँ पर बहुत सारे मिलियंस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरह से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी जो इनर सरफेस होती है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मिलियंस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। नाउ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाई। अब ये जो विलाई होते हैं, इन विलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। दीज विलाईज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इनके अंदर पैक्ड है हमारी ब्लड वेसल्स, और हमें पता है ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो करता है, एंड ब्लड इज़ द मीडियम थ्रू विच दीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ऑल द थिंग्स, जो भी हमारी बॉडी में जितना भी जिस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ब्लड ही कराता है, और ब्लड फ्लो कर रहा है इनसाइड आवर ब्लड वेसल्स। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ऐसे मिलियंस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिनको हम विलाई कह रहे हैं, और इन्हीं विलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी ब्लड वेसल। इनसाइड दीज विलाई व्हाट आर प्रेजेंट? इनसाइड दीज विलाई ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। इन विलाई के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड वेसल्स। तो खाना जब यहाँ पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो इन विलाई को क्रॉस करके पहुँच जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, एंड थ्रू दिस ब्लड वेसल्स दीज द डाइजेस्टेड फूड will the digested and absorbed food will reach into each and every cell of our body। तो कुछ इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। और हमारी ये जो विलाई होती है, ये ओवरऑल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, ताकि मैक्सिमम अमाउंट में हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। ताकि मैक्सिमम अमाउंट में फूड का एब्जॉर्प्शन होने का मतलब ये है कि जो खाना डाइजेस्ट हुआ है, वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर जा सके, एंड थ्रू ब्लड फिर वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। तो हमने क्या देखा भाई यहाँ पर? हमने ये देखा कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी इनर सरफेस पर बहुत सारे मिलियंस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई बोलते हैं। ये विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो हो सके। नाउ जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है, यानी हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, उस फूड में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो सब हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो चुका है। सो द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस एब्जॉर्प्शन इज एसिमिलेशन। अब इसके बाद वाला हमारा जो स्टेप होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, वो है तो होता है एसिमिलेशन। तो समझ लेते हैं कि एसिमिलेशन में क्या होता है एंड व्हाट इज़ दिस प्रोसेस ऑल अबाउट। तो एसिमिलेशन क्या होता है? देखें, द ब्लड कैरीज this digested and dissolved food to all parts of the body where it becomes assimilated as part of the cells। तो सिंपल सी बात है, ये आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसी ब्लड वेसल के अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। भाई इसी ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, सब कुछ यहीं प्रेजेंट है।
और ये ब्लड वेसल्स क्या होंगी आगे जाके आप देखते हैं जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे, देन यू विल स्टडी कि कैसे चीज़ों का इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है। बट यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये जो ब्लड वेसल होती है इसके थ्रू सारे के सारे ये जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे सेल्स तक पहुँचते हैं। इसके थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि हमारे ब्लड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे सेल के अंदर पहुंचते हैं थ्रू द सेम ब्लड वेसल्स। तो यही हो रहा है एसिमिलेशन में, सारा जो डाइजेस्टेड डिजॉल्व फॉर्म ऑफ फूड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंच रहा है थ्रू आवर ब्लड। अब ये जो फूड हमारे सेल्स के अंदर पहुंचा है, ये जो फूड हमारे सेल्स के अंदर पहुंचा है एसिमिलेशन के प्रोसेस के दौरान, इस फूड का हमारी सेल्स जो हैं वो यूटिलाइजेशन करते हैं। कि कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, तो एनर्जी फॉर्म करने के लिए वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा तो उस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जिसके एंड में एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड यूजिंग दैट एनर्जी हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं दे ग्रो, दे मल्टीप्लाई, एज वेल एज जो रिपेयर वगैरह हमारी बॉडी में अगर किसी तरीके का डैमेज हुआ होगा सेल तो उसका रिपेयर जो होता है वो इसी एनर्जी को यूज़ करके होता है। तो दिस इज़ हाउ एसिमिलेशन टेक प्लेस। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसका क्या होता है। सो द लास्ट स्टेप इज़ इजेशन। देखते हैं इजेशन किस तरह से हमारे अंदर होता है। ओके, इजेशन, दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। अब इजेशन में होता ये है, देखें जितना भी खाना हम खाते हैं वो सारा खाना तो डाइजेस्ट होता नहीं है, ये हमें पता है। अब जितना डाइजेस्ट हो गया वो तो बॉडी के सेल्स ने यूज़ कर लिया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसका क्या होता है। तो उसका होता ये है, द पार्ट ऑफ फूड that remains undigested, it enters from the small intestine into the large intestine। जो खाना undigested रह जाता है वो खाना हमारी small intestine से enter करता है हमारी large intestine में। अब large intestine में क्या होता है, large intestine absorbs most of the water from the undigested food। जब ये undigested food हमारी large intestine में पहुंचता है तो large intestine में जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं वो उस अनडाइजेस्टेड फूड में से मैक्सिमम वाटर को अपने अंदर रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब अनडाइजेस्टेड मैटर या अनडाइजेस्टेड फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड मैटर में इसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। और लास्ट में क्या होता है, देखें द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड एज रेक्टम विच स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम, दैट इज़ कॉल्ड एज रेक्टम। अब ये रेक्टम कुछ समय के लिए इस अनडाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और लास्ट में जब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ये हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस अनडाइजेस्टेड फूड कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, और वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ईजेशन या हम बोलते हैं डेफिकेशन। सो सी हियर द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द अनडाइजेस्टेड मैटर और फीसेस फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड एज ईजेशन और डेफिकेशन। तो वो प्रोसेस या वो एक्ट जिसमें ये जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, जिसको हम फीकल मैटर भी बोलते हैं या जिसको हम फीसेस भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर आता है थ्रू एनस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईजेशन या हम उसको बोलते हैं डेफिकेशन। सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो, एंड हमने अपना पूरा का पूरा ये जो टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया है। ओके, तो आज का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने देखा किस तरह से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, और लास्ट में अनडाइजेस्टेड मैटर कैसे ईजेशन के प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो हमने अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट कर लिया है इस आज की और इससे पहली वाली वीडियो में, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक दूसरा लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रेस्पिरेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।